जितने भी विद्यार्थी इस साल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं कि क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए अभी की इस वीडियो क्लास में लोग मैथ के एक शानदार मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल पेपर है। देखिए, मॉडल पेपर पढ़ने से क्या बेनिफिट होता है कि एक तो आपके पूरे मैथ के हर एक चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, उसके साथ साथ इसी रूप में इस साल भी प्रश्न आएंगे। तो मैथ में क्या कि प्रश्न की मतलब कि पैटर्न वगैरह सेम रहता है, बस अगर आज हम लोग किसी प्रश्न में 5-6 अंक लेकर मतलब चर्चा कर लेंगे तो एग्जाम में हो सकता है उसी का स्थान पर 10 से 11 अंक पूछेगा। बाकी क्वेश्चन बनाने का पैटर्न सेम रहता है। तो आपको क्या करना है कि मोबाइल को मैथ है फुल स्क्रीन मोड, आप समझ रहे हैं, ऐसे फुल स्क्रीन मोड में करके रख के उसके बाद पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न को बारीकी से सॉल्व कीजिएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेली सुबह में 6 AM पे अगर आप लाइव चैट में आंसर देना चाहते हैं तो डेली सुबह में 6 AM पे, सुबह में 6 बजे 10th के लिए एक कोई ना कोई क्लास जरूर इस चैनल पे अपडेट होता है। ठीक है, तो आप डेली सुबह में अगर लाइव चैट में आंसर देना चाहते हैं तो 6 AM पे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैथ का शानदार मॉडल पेपर है। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में प्रश्न था कि एग्जाम में इसी तरह प्रश्न आएगा तो एग्जाम वाला आपको फीलिंग आए। चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्न का आंसर कभी भी आप क्लास को देखें, मान लीजिए सुबह में 6 AM पे आप क्लास को नहीं देख पा रहे हैं तो जब इच्छा हो तब आप क्लास को देख सकते हैं, लेकिन आंसर देते चलिएगा। यहां से शुरू हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा, जल्दी से उत्तर देंगे सही विद्यार्थी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। पहला प्रश्न काफी बउआ टाइप है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि 5 + 3√3 है। ठीक है, 5 + 3√3 इज, तो 5 + 3√3 तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है, रैशनल इरेशनल होता है। हम लोग पढ़ते हैं कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का योगफल या मतलब कि माइनस करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा जो रिजल्ट होगा वो इरेशनल होगा। तो ये कौन सा संख्या है सर, अपरिमेय संख्या है, एन इरेशनल, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। काफी आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको कलम उठाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न ध्यान से समझते चलिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है प्रश्न आपसे कि निम्न में से कौन अभाज्य है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम, कौन अभाज्य संख्या है। तो भाज्य अभाज्य अर्थात कि प्राइम और आपका कंपोजिट नंबर में आप अंतर समझ रहे हैं। भाज्य संख्या वैसे संख्याएं होती है जो एक और अपने आप से तो दुनिया की सभी संख्या विभाज्य है, लेकिन उसको छोड़कर किसी एक और संख्या से कट जाए तो भाज्य, और जो संख्या सिर्फ एक और अपने आप अर्थात जिसका 2 ही अभाज्य गुणनखंड हो, एक और वो संख्या खुद, वो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहा जाता है। कह कौन अभाज्य है, तो 28 देखिए सर, एक 28 से कटेगा, इसके अतिरिक्त 2 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6-9 देखिए 3 से कटेगा ही कटेगा, लेकिन 71 जो संख्या है वो सिर्फ 1 और 71 से ही कटेगा, इसलिए यही क्या है, अभाज्य है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 63 देखिए 3 से आसानी से कट जाएगा। क्लियर, आप पूरा कॉन्सेप्ट में आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरा का क्या होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है। बारीकी से पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न को समझते चलिएगा। यहां पे है आपका तीसरा नंबर प्रश्न, आपके स्क्रीन पे ए रहा। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल। देखिए यहां पे प्रश्न डिसाइड हो रहा है, अपरिमेय नहीं है, मतलब क्या पूछ रहा है, कौन परिमेय संख्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखेंगे, √7 अपरिमेय है तो ये परिमेय है, नहीं है। √13 भी है, √25 है, नहीं है, यही क्या है, परिमेय है, मतलब ये अपरिमेय नहीं है। जो प्रश्न पूछा था कि नॉट एन इरेशनल मतलब कौन रेशनल है, तो ऑप्शन सी 25। क्लियर, समझ चुके हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ध्यान से देखेंगे तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होता है, जब उसके हर का मतलब जो नीचे वाला रहेगा p/q, तो q का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अगर उसमें सिर्फ 2 और 5 आएगा तो शांत है, नहीं आएगा तो अशांत है। ठीक है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का होना चाहिए। तो कह रहा है कौन शांत है। अब 15 हर से मतलब है 15 को तोड़ेंगे तो इसमें 3 आ रहा है 5 का अतिरिक्त, तो क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत मतलब आवर्ती। अब यहां पे देखिए 160 है,
इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मतलब कि 4 चौका 16 गुने 10, तो इसमें सिर्फ 2 और 5 आएगा। 160 का मतलब ऐसे निकालेंगे हम लोग तो सिर्फ इसमें क्या आएगा 2 और 5 आएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा तो यही क्या हो जाएगा शांत। 60 में देखिए 6 है तो 3 आएगा ही आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 35 में 7 गुने 5 7 आ गया, तो ये भी क्या है सब अशांत आवर्ती है। और ऐसा हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार नहीं तो शांत होता है, नहीं तो अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती हमेशा अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार होते हैं। अब यहां पे देखिए शांत पूछा था, मतलब पूछ रहा है कि हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का होना चाहिए, तो किसका है ऑप्शन बी का। ऐसे आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सीखिएगा। मैथ क्या है, बारीकी से पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न को सीखना चाहिए। कह रहा है आपसे कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक मतलब HCF, 2 लगातार इवन नंबर, तो सम संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाए, तो 2 से जो पूरी तरह कट जाएगा जैसे 2 4 6 8, पर कोई भी लगातार सम संख्या लीजिए। लगातार मतलब 2 के बाद 4, यानी कि 2 के बाद 8 लेंगे या 4 के बाद 8 लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। लगातार लेना है। कहीं से लेंगे सर, इसका HCF हाईएस्ट कॉमन क्या होगा 2, इसका क्या होगा 2, इसका क्या होगा 2, एक आगे भी मैं लेकर दिखा दे रहा हूं जैसे 100 102, दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या होगा 2। तो 2 लगातार संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमेशा 2 होता है। ठीक है, 0 तो किसी का होगा नहीं। 2 लगातार अभाज्य संख्याएं या 2 लगातार विषम संख्याओं का HCF 1 होता है। क्लियर, आपको समझ कर रखना है। और ये सबसे छोटी क्या है, भाज्य संख्या। फिलहाल ऑप्शन सी 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा। क्लियर, मैं समझाने का प्रयास करूं, ध्यान से कभी भी क्लास को देखें, एक एक प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए यहां पे प्रश्न आ गया 6ठा नंबर, ध्यान से देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा प्रश्न। कह रहा है आपसे कि 2 यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है, ये द्विघात बहुपद दिया है, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बीटा का मान क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, कब, जब अल्फा बीटा जब इसके 2 शून्य को, तो चलिए पहले निकाल के तब ऑप्शन हम लोग देखेंगे। यहां पे क्या कर रहा है कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, इस तरह देखिए इसी पैटर्न पे इस साल प्रश्न आएगा। 2-4 मॉडल पेपर अगर और हम लोग मतलब की चर्चा कर ले रहे, अगर आपका डिमांड आता है मैथ का, तो इससे बाहर कोई प्रश्न आएगा, बस वहां पे क्या करेगा ऐसे एक प्रश्न पूछेगा, बस यहाँ पे ए चेंज करेगा। तो इससे हमको थोड़ा मतलब है, हमको प्रश्न निकालना सीख गए, ऐसे प्रश्न की इस रूप में बना रहे तो यहाँ पे कुछ भी अंक दे हम लोग आसानी से उसको बना सकते हैं। क्लियर, आप समझ रहे हैं। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा आसान करें, 2 तरीका है। एक तरीका कि इसका शून्यक निकालिए लॉन्ग टर्म वाला, और दोनों अल्फा बीटा शून्यक है तो दोनों जगह मान रखकर और गुना भाग करके आंसर निकालिए। और एक आसान तरीका है कि हम लोग द्विघात बहुपद में पढ़ते हैं कि शून्यक का योगफल और शून्यक का गुणनफल, तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करें तो सर अल्फा बीटा लघुत्तम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, मतलब यहां पे क्या आ गया शून्य का योगफल, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा। शून्य का योग क्या होता है, कहिएगा सर माइनस बी बटा में ए, और शून्य का गुणनफल क्या होता है सी बटा में ए से ए कैंसिल मतलब माइनस बी बटा सी। मतलब आपको रट जाना है कि इतना का मान एग्जाम में जब भी पूछेगा तो माइनस बी बटा सी का मान पूछ रहा है। ट्रिक हो गया, आपको याद रखना है, अगर इतना नहीं करना चाहते हैं तो इसका मान पूछ रहा है मतलब माइनस बी बटा सी का मान पूछ रहा है। अब माइनस तो सर अपना माइनस है, बी तो जो एक्स का गुणांक है क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, सी तो जो यहां पे कांस्टेंट है कितना है सर -2 है, कैंसिल क्या आ गया 1/2, इसका मान कितना आ गया 1/2। आइए देखते हैं ऑप्शन में 1/2 दिया है कि नहीं, तो यहां पे देखिए शुरू में ही मिल गया 1/2, तो ऑप्शन ए 6ठे नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं अब ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप गलत नहीं करेंगे, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा। कह रहा है आपसे कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो इसका पदांतर, मतलब पदांतर का मतलब कॉमन डिफरेंस अर्थात कि d का मान आपसे पूछ रहा है। अब देखिए AP का nवां पद मतलब क्या आपने को दिया है, यहां पे ध्यान से समझेंगे सर, an दिया है an प्लस b। अब पदांतर अर्थात कि किसी भी AP का कॉमन डिफरेंस हम तभी बता सकते हैं जब उस AP के 1 2 या 3 पद कम से कम मालूम हो, कम से कम 2 पद तो मालूम होना चाहिए लगातार। तो आइए निकालते हैं, जिस एपी इस टर्म में हो उसका पहला पद क्या हो जाएगा सर, यहां पे n हटाकर 1 रखेंगे, 1 से गुना करेंगे a प्लस b हो जाएगा।
दूसरा पद क्या हो जाएगा सर, तो n के जगह पर 2 रखिए तो 2a प्लस b हो गया। अब दो पद मिल गया तो पदांतर कॉमन डिफरेंस b बराबर क्या होता है, कहिएगा सर कोई भी दो पद लगातार घटा लेंगे a2 माइनस a1। a2 कितना है सर 2a प्लस b है, a1 कितना है तो माइनस a माइनस b, क्योंकि घटा रहे हैं तो दोनों माइनस में हो जाएगा। अब 2a में से a जाएगा a और b से b कैंसिल, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा a हो जाएगा। बउआ टाइप प्रश्न हो गया कि नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्लियर समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। मैथ का मैं बोला आप लोग का डिमांड आता है तो 3-4 मॉडल पेपर देखिए। सब क्लासेस क्या है, अगर जो अंक आपको दिलाया गया क्लासेस ना, उसमें क्या कि आपको आसानी से जब भी आपके पास समय हो तभी आपको क्लास को देखना चाहिए और एक एक प्रश्न का आंसर मतलब कि ध्यान से सीखते रहना चाहिए कॉपी पेन पर, उसी से मतलब कि नंबर आपका आता है। जो ये सब क्लासेस होता है वीडियो क्लासेस, जिसमें आपका समय का भी बचत होता है और एक एक प्रश्न का आंसर आप देते हैं। तो इसलिए 2-4 और हम लोग मॉडल पेपर इसी तरह, ये तो अभी बेसिक मॉडल पेपर है, बेसिक प्रश्न रहा है। एडवांस लेवल के मॉडल पेपर की चर्चा कर लेंगे तो उससे बाहर मैथ में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक, 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहा है आपसे कि बिंदु इतना का भुज, तो भुज कोटि, किसी भी बिंदु का हम लोग निर्देशांक इस तरह लिखते हैं एक्स वाई, जिसमें से एक्स क्या होता है भुज और वाई क्या होता है कोटि। ठीक है, अब भुज कोटि भुज, तो ये भुज है एक्स वाला, ये क्या है सर कोटि है, तो भुज पूछा है तो ऑप्शन ए, कोटि पूछता तब क्या करते ऑप्शन बी करते। ठीक है, क्लियर समझ चुके हैं भुज और कोटि। बिंदु इतना किस पाद में है, तो ऐसे हम लोग चतुर्थांश वाला जो आप पढ़ते होंगे इस तरह, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। ठीक, तो प्रथम पाद में है क्योंकि प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे 10 नंबर, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। कह रहा है प्रश्न आपसे कि यदि x बराबर a y बराबर b, तो समीकरण इतना के हल हो तो a और b का मान। ठीक है, अगर इसके a और b का मान पूछ रहा है तो पहले अपने को इस समीकरण को हल करके देखते हैं कितना मान आ रहा है। तो क्या क्या समीकरण दिया है, x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 4। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम इसको विलोपन विधि से बना मैं दे रहा हूं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है और यही प्रश्न में देखिए, मैं आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहा हूं, सब्जेक्टिव प्रश्न इस साल के लिए गेस मैं आपको करा दिया हूं 15 प्रश्न पे। मैं आपको सिखाया था कि कैसे सब्जेक्टिव प्रश्न में यही प्रश्न आ जाएगा तो कैसे बड़ा इसको करके हम लोग बनाएंगे। तो वहां पे पूरा बाई मेथड की समीकरण 1 में से 2 घटाने पर ऐसे पूरा मैंने बता दिया था। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में वहां पे बोला था कि ऑब्जेक्टिव में सीखेंगे तो इतना प्रक्रिया नहीं करेंगे, सीधे अपने को क्वेश्चन पे ही आंसर निकालना होता है, रफ कम करना पड़ता है, तो उसी लेवल से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये क्लियर समझ है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एग्जाम तक जो जो क्लास जा रहा है उसको जरूर देख लीजिएगा। और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक होगा, कहीं पे जो आप चलाते होंगे वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी क्लास आने वाला होता है वहां पे अपडेट सेंड कर दिया जाता है, कोई क्लास आपसे नहीं छूटे। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, विलोपन विधि का प्रयोग करें। समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, अगर नहीं रहता तो घटाए थे। अब जोड़ेंगे तो ये कैंसिल, यहां पे हो जाएगा 2x और यहां पे 4 2 6 या x बराबर 3। अब हम लोग क्या करते हैं सर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 या 2 में। चलिए 1 में ही रखते हैं, तो x और यहां पे सीधे माइनस y बराबर 2, x कितना है 3 माइनस y बराबर 2, या y बराबर इधर चला गया तो ये आएगा तो 3 माइनस 2 बराबर 1। तो x बराबर 3 और y बराबर 1। लेकिन आपसे क्या मान पूछ रहा है कि a और b, तो देखिए x बराबर a है, y बराबर b है, तो वही मान आ गया 3 और 1। ठीक है, ऑप्शन सी 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। काफी आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, मैथ में यही है कि अगर आप समझ गए कि कौन प्रश्न कैसे बने, इसीलिए मैथ एक ऐसा विषय है जिसमें सबसे अधिक बच्चे फेल भी करते हैं जो नहीं समझ पाते हैं प्रश्न को। और दूसरा सच्चाई है कि मैथ में सबसे ज्यादा अधिकतम मार्क्स आप देखेंगे 100 में 100, 90 प्लस 99 मैथ में ही आता है। तो आप पे डिपेंड है कितना अच्छा सा मैथ को समझ के जाते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न, इसके मूल की प्रकृति बताइए। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट। तो मूल की प्रकृति बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, और ऐसे में आपको पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करा चुका हूं 6ठे नंबर चैप्टर तक, तो भी क्लासेस देखेंगे तो उसी सब चैप्टर से प्रश्न आए तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मूल की प्रकृति मतलब विविक्तर विवेचक का मान d का मान हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग बता देंगे मूल की प्रकृति क्या है। तो d बराबर क्या होता है, तो
तो कहेगा सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला का सारा खेल है। अब b तो जो x का गुणांक है मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस 4 तो अपना 4 है, a तो जो x स्क्वायर का गुणांक है कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे c, तो c की जगह पर क्या है अपना 4 है। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और यहाँ पे गुना करेंगे तो सर 4 चौका 16, 16 में से 4 जाएगा तो माइनस 12, मतलब ये 0 से छोटा है, माइनस में आ गया तो 0 से छोटा है, मतलब सर d का मान 0 से छोटा। जब d का मान विविक्तर विवेचक का मान 0 से छोटा आता है तो हम कहते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं, असल में मूल क्या हो जाएगा अवास्तविक, ऑप्शन सी। अब वहीं जब d बराबर 0 होता तब कहते वास्तविक और समान, जब d का मान 0 से बड़ा था पॉजिटिव आता तब कहते वास्तविक और समान। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे, यहां पे है अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी बताइए, डिस्टेंस बिटवीन। देखिए अब डिस्टेंस फार्मूला पूछ रहा है बीच की दूरी, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अगर आपको याद होगा तो ऐसा आप जानते हैं क्या होता है बीच की दूरी निकालने के लिए दो बिंदुओं का अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब ध्यान से देखेंगे x2 तो ये होता है अपना x1 y1, ये होता है अपना x2 और ये होता है अपना y2, क्लियर समझिएगा। अब x2 कितना है तो 2, x1 कितना है 4, जल्दी से निकालकर आप भी बताएंगे कितना आपका आंसर आ रहा है। y2 कितना है 3, y1 कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव है। अब 2 में से 4 घटाएंगे तो सर -2 का स्क्वायर और 3 1 4 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर सर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 20 मतलब 2 रूट 5, कहीं पे दिया है 2 रूट 5, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बस सीधे सीधे फार्मूला का खेल था, इस फार्मूला बैठा के आपको आंसर निकाल देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है 13 नंबर प्रश्न। देखिए काफी शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है, ऊपर कुछ बेसिक बेसिक प्रश्न थे, अब देखिए ये सब प्रश्न काफी एग्जाम के लेवल के प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। कह रहे बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से दूरी, मतलब इस बिंदु की दूरी बतलाना है, लेकिन कहां से दूरी बतलाना है तो जो रेखाखंड इसको और इसको मिला रहा है उसके मिड पॉइंट मध्य बिंदु से। ठीक है, तो पहले तो अपने को इस दोनों रेखा को मिलाने जो मिला रहा है उसका मध्य बिंदु निकालेंगे, तो इसका मध्य बिंदु का फार्मूला तो x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, देखिए कितना आसान फार्मूला है, उसी का यूज करते हैं। तो x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। अब यहां पे देखिए 4 2 6 बटा में 2 और यहां पे 10 2 12 बटा में 2, कटा देंगे 3 और 6, मतलब 3 6 और इसके बीच की दूरी निकालना है। बस प्रश्न में इतना ही आपको एक्स्ट्रा चीज जोड़ा था। अब सीधे जैसे ऊपर दूरी निकाले हैं डिस्टेंस फार्मूला से, वैसे आप दूरी नहीं निकाल लीजिएगा, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। चलिए निकाल कर बताएंगे क्या होगा इसके बीच की दूरी। सीधा मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, पिछले प्रश्न में लिखा था, सीधे मैं बना दे रहा हूं कि कहा था इसका मध्य बिंदु, तो पहले हमने मध्य बिंदु निकाला। अब इसके बीच की दूरी तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब 0 में से 3 जाएगा तो इसका मतलब 3 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 और यहां पे देखेंगे 6 में से 2 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 बराबर 5, क्या हो जाएगा इसके बीच की दूरी 5 इकाई। देखिए कितना आसानी से आप बना सकते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा अगर प्रश्न को आप मतलब कि समझ रहे हैं और घबरा नहीं रहे हैं तब। चलिए उम्मीद कर रहा हूं 13 नंबर प्रश्न भी आप समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहां पे मिलेगा। अब यही प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ये त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं तो केंद्रक का निर्देशांक। अब याद कीजिए सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाते समय में भी इसमें बताया था, पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न पिक्चर वगैरह बना के यहाँ पे हम सीधे इसको सॉल्व करेंगे। वहां पे अगर आप क्लास में होंगे तो आपको याद होगा कि त्रिभुज का केंद्रक अर्थात कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मैं आपको क्या बताया था, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, याद है फॉर्मूला आपको, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब x1 तो x1 यही है
यहाँ पे 2, x2 यहाँ पे है 0, x3 यहाँ पे है 4 और बट्टा में 3। अब देखिए y1 तो यहाँ पे है 4, y2 यहाँ पे है 6 और y3 यहाँ पे है तो -1 और बट्टा में 3। ठीक है, अब देखिए क्लियर समझिएगा। 4 2 6 बट्टा में 3, 4 6 10 में से 1 जाएगा 9 बट्टा में 3, कटा देंगे सर 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, क्या हो जाएगा 2 और 3। कहां पे दिया है ऑप्शन बी पे, तो यही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, समझ चुके हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 2 और 3, ऑप्शन बी आपका 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, बस सेंट्रोइड का फॉर्मूला, इसलिए जो भी क्लास आता है सभी देखिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्लास आ रहे हैं। सब्जेक्टिव में हम लोग पढ़े थे, फॉर्मूला रटते चलिएगा क्योंकि इन सभी फॉर्मूला से खूब प्रश्न पूछा जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आपसे ध्यान से यहीं पे समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि बिंदु इतना और इतना संरेख है तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो जब बिंदु संरेख होता है निर्देशांक ज्यामिति में, तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0। ठीक है, 0 हो जाता है। अर्थात कि यहां पे देखिए, मतलब कहने का मतलब क्या है, 1/2 x1। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या हो जाएगा, फिर y3 यहां पे जिससे मतलब खत्म करते हैं उसी से शुरू करते हैं, y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, इतना बराबर कितना होगा 0। क्यों, क्योंकि बिंदु संरेख है तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अब आइए मान पुट कर देते हैं, ये गुना में है तो इधर भागा में जाएगा, तो 0 में किस संख्या से भाग देंगे 0 हो जाएगा। क्या बचेगा सीधे x1, x1 कहां है सर, तो यहीं पे है 1 इंटू y2 तो ये y2 है, y3 तो ये y3 है। ठीक, क्लियर समझ रहे हैं। x2 तो x2 यहां पे देखिए है 0, यहां पे देख लीजिए 0 है तो 0, y3 कितना है सर, तो y3 यहां पे देखेंगे तो b है, y1 कितना है गुरुजी 2 है, x3 अपना a है, y1 कितना है तो 2 है, y2 कितना है तो 0 है। ठीक है, बस मान पुट कर देंगे 0, a क्या हो गया तो इधर आकर 0 हो गया। अब देखिए 1 से b में गुना करेंगे -b, 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे 0, और यहां पे 2 से a में गुना करेंगे 2a बराबर 0। ठीक है, अभी यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, या माइनस बी है तो इधर आकर प्लस बी, तो 2a बराबर b। ठीक है, 2a बराबर b। देखिए कितना आसानी से आप बना पा रहे हैं, वो ऑप्शन सी। बस क्या है कि घबराना नहीं है, जैसे मैं बारीकी से हर एक प्रश्न को पहले समझ रहा हूं फिर सॉल्व कर रहा हूं, ऐसे ही आपको भी एग्जाम में सॉल्व करना है और सभी हैबिट अभी से आपको डेवलप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर आप समझ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 16 नंबर आपके स्क्रीन पे ए रहा। ये प्रश्न तो मैं पीछे भी आपको बता चुका हूं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है आपसे कि अगर दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन तो थेल्स प्रमेय है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो थेल्स प्रमेय पूछ रहा था, सीधे सीधा आप आसानी से बता सकते हैं थेल्स प्रमेय। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ये भी कथन ही है, प्रमेय है। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण 90 डिग्री। ठीक है, ये सभी प्रश्न पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय है। क्या होता है सर, 90 डिग्री होता है तीसरी भुजा के सामने वाला कोण। कहां पे दिया है, तो यहां पे देख लीजिए 90 डिग्री। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आप समझ रहे, ऊपर वाला थेल्स प्रमेय था, ये पाइथागोरस प्रमेय है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे, काफी शानदार प्रश्न है। कह रहे आपसे कि त्रिभुज ABC और DEF मतलब कि समरूप है। BC दिया है, EF दिया है। यदि ABC का क्षेत्रफल इतना है तो DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो प्रमेय अपने को क्या जानकारी देता है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उन दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये बउआ टाइप कॉन्सेप्ट है और इससे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में हर एक साल खूब प्रश्न पूछा जाता है। तो अब ध्यान से समझेंगे। तो वो कह रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल, ठीक है मैं यहां पे लिख रहा हूं, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। ठीक है, DEF सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव में समझाने के लिए लिख रहा हूं, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं था। ये बराबर होगा, इसकी संगत भुजा क्या है BC, और BC का देखिए संगत भुजा यहाँ पे EF बटा में EF के स्क्वायर के। ठीक है, स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है सर 54,
ये DEF का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो मान ले रहे हैं x है, BC दिया है 3 और 4। क्लियर समझ में आ रहा है आपको? इसका होल स्क्वायर, या 54 बट्टा में x बराबर 9 बट्टा में 16, या x बराबर सर तो 54 और गुना में आपका 16, कैंची वाला गुना और बट्टा में 9, 9 छक 54, 16 छक 96, 96। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, 96 कहां पे दिया है सर? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था और ये बार बार आएगा। ये कोई भी आप मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या आने वाले बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, ऐसा प्रश्न नहीं आए हो ही नहीं सकता है। ध्यान से इसको 1-2 बार बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि वृत्त के अंदर किसी दिए हुए किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? वृत्त से प्रश्न है, काफी आसान प्रश्न। देखिए 3 तरह के इसमें प्रश्न बनेगा, मैं तीनों प्रश्न आपको बता दे रहा हूं। एक तो कहेगा कंडीशन नंबर 1 कि वृत्त पर कोई, देखिए एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अगर ये प्रश्न पूछे, क्लियर समझेंगे कि वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत। और वृत्त के एक बिंदु पर कितना खींच सकते हैं? मान लीजिए वृत्त पर कोई बिंदु है तो एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वही बात का है कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है यहां पे, तो इसे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2। और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। क्लियर आपको समझना है। तीसरा कंडीशन जो पूछा है कि वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि देखिए 2 जगह काट रहा है तो छेदक रेखा हो जाएगा। तो वृत्त के क्या पूछा है? वृत्त के अंदर तो कितना खींच सकते हैं? 0। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। वृत्त पर 1, वृत्त के बाहर बिंदु हो तो 2। ठीक, क्लियर समझ चुके हैं। 3 टाइप के प्रश्न पूछेगा, कोई प्रश्न आएगा, उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न का, ऐसे प्रश्न का उत्तर गलत नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बारीकी से सीखिएगा। इतना आसान भाषा में आपको मैथ कोई नहीं सिखाएगा। मैं बिल्कुल आसानी से सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी चैप्टर कोई विद्यार्थी अगर नहीं भी पढ़ाए तो उसको क्लियर समझ में, उसके दिमाग में मैथ छापा जाए, उसको मैथ काफी अच्छा लगे, ताकि वो भी पढ़ के 90+, 95+, 100 स्कोर करे। ये उद्देश्य है। चलिए 20 नंबर प्रश्न कह रहा है ए और त्रिभुज इतना तथा इतना में अगर इस तरह अनुपात दिया है, दोनों त्रिभुज कब समरूप होंगे? देखिए यहां पे मैं बता दे रहा हूं। ए एक त्रिभुज हुआ अपना, ए एक त्रिभुज हुआ, ध्यान से समझेंगे। एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है DEF। अब कह रहा है कि AB बटा DE, ठीक है, AB बटा DE, BC बटा EF अगर बराबर है तो दोनों भुजा के कोण बराबर होना चाहिए, तभी तो कहेंगे SAS नियम से। तो इसके अंदर कोण क्या है? B है। इसके बीच में कौन कोण बन रहा है? E। तो कोण B बराबर क्या होना चाहिए? कोण E। तब ये क्या हो जाएंगे? समरूप। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी। ठीक, 20 नंबर प्रश्न भी समझ चुके हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर समझते चलिएगा। चलिए जहां पे भी डाउट लगे उस प्रश्न का आप पूछ सकते हैं, मतलब कि नीचे कमेंट बॉक्स में कि इसका उत्तर क्या होगा, मुझे नहीं समझ में आया है। तो हम लोग जब अगले क्लास में इसके आगे की प्रश्न की चर्चा करेंगे तो मैं वहां पे उस प्रश्न को समझा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में जहां कोण C समकोण है तो AB स्क्वायर क्या होगा? अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है। चलिए हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, नाम दिया है ABC, लेकिन कोण C 90 डिग्री है, ठीक है। और ये अपना हो गया A हो गया B और ये हो गया कर्ण। अब हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर 90 डिग्री जब हो गया तो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कह रहे समद्विबाहु है, मतलब 2 भुजा बराबर। अब इसके बराबर कोई भुजा हो सकता है? नहीं, कर्ण तो सबसे बड़ा भुजा होता है, मतलब ये दोनों बराबर है। मतलब क्या कह रहा है कि AC बराबर है AB। AC लिखिए या AB लिखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो या AB बराबर, मतलब AC लिखिए चाहे BC लिखिए, क्लियर समझना है। नीचे वाला क्या है? BC है, ये ध्यान देंगे। यहाँ पे भी क्या है? BC है, मतलब नीचे वाला ये BC है, समझ रहा है ना। ये लिखना था BC, तभी तो ये होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो या AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, और BC को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं। बिल्कुल, जब दोनों बराबर है तो लिख सकते हैं। या AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। कहां पे दिया है सर? ऑप्शन ए पे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। क्लियर समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर ए रहा।
देखिए कितना शानदार प्रश्न है यहाँ पे, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में। क्या कह रहा है प्रश्न कि किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है, खींची गई दो स्पर्श रेखा PA तथा PB है, उसके बीच का कोण 80 है, तो कोण POA। ऐसे प्रश्न हर साल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। आइए मैं इसको सॉल्व करके आपको बारीकी से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, बाहरी बिंदु P है, इससे दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। ठीक है, यहां से दो स्पर्श रेखा खींच दिया हम लोगों ने, PA PB। अब कह रहा है कि PA तथा PB के बीच का कोण, माने इसके PA और PB के इसका ये जो बीच का कोण है बड़ा वाला, ये 80 डिग्री बन रहा है। कह रहा है कि कोण POA, O केंद्र है, इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, तो कह रहा है POA मतलब आधा, तो इसको ऐसे खींचना पड़ेगा, तो ए वाला कोण पूछ रहा है। ठीक है, यहां पे देख लीजिए ए वाला कोण अब हो गया POA। बस पिक्चर आप समझ गए, पूरा खेल समझ गए आप मैथ का। अब 80 डिग्री बड़ा वाला कोण था, ये जो रेखा है यहां पे केंद्र से जा रहा है, ये दोनों कोण को समद्विभाजित करता है, मतलब दो भाग में बांटता है। मतलब इधर वाला छोटा वाला कोण 40, इधर वाला छोटा वाला कोण क्या हो गया, ये छोटा वाला 40 हो गया, 40 हो गया। अब देखिए ये आप लोग एक और कॉन्सेप्ट जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो होता है, अगर वृत्त से जो जाएगा स्पर्श रेखा, वो त्रिज्या पर लंब होता है। मतलब ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री। एक 40 एक 90, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180। तो 180 में से घटा लीजिए, देखिए मैथ ऐसे ही बनाना चाहिए। अब 90 और 40 अपने को मिल गया, त्रिभुज के दो कोण है मतलब 130। तीसरा कोण का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तीसरा कोण का मतलब 180 माइनस 130 मतलब सर 50 डिग्री। ठीक है, चलिए क्लियर समझ चुके हैं, 50 डिग्री। आइए देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया होगा, हम लोग इतना बारीकी से सॉल्व कर रहे हैं तो मैथ गलत हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। काफी शानदार प्रश्न था, एग्जाम में वो प्रश्न सीधे सीधे आ सकता है, बस बीच का कोण 80 दिया, हो सकता है वहां पे 60 दे, कुछ भी दे, लेकिन ऐसे ही आप बनाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपसे प्रश्न, यहां पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है प्रश्न कि यहां पे कि ABC की भुजाएं इतना पर दो बिंदु D और E, थेल्स पर में से प्रश्न है। ठीक है, थेल्स पर में से है, AC का मान पूछ रहा है। आइए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, आप ध्यान से समझेंगे। यहां पे ध्यान से समझिएगा प्रश्न क्या कहना चाहता है। ये त्रिभुज है हमारा ABC, कह रहा है कि इस प्रकार है कि DE समानांतर BC। ठीक है, DE समानांतर BC, क्लियर हो गया। AD अनुपात DB, मतलब A दिया है 3:1, AE 6.6 है, तो EC नहीं पूछ रहा है, AC पूछ रहा है। तो थेल्स प्रमेय का इसमें यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। ठीक, अब देखिए AD दिया है 3, DB दिया है 1, AE दिया है कितना 6.6, EC हम लोग अभी निकाल रहे हैं। अब यहां पे मैं सॉल्व करूं तो या EC बराबर क्या हो जाएगा, तो 6.6 बटा में 3, क्योंकि 1 से गुना करेंगे कैंची वाला तो 6.6 ही होगा, कटा देंगे 2.2, मतलब ये आ गया हमारा 2.2। अब हमसे EC पूछ रहा है, नहीं हमसे क्या पूछ रहा है, यहां पे देखिए ध्यान से, AC का मान क्या होगा। तो AC मतलब बड़ा वाला, मतलब जोड़ दीजिए, एक था 6.6, एक छोटा वाला हम लोग निकाले हैं 2.2, तो क्या हो जाएगा 8.8, अर्थात की ऑप्शन ए। चलिए समझ चुके हैं, ऑप्शन है। ऐसे प्रश्न भी मैं त्रिभुज चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुका हूं, 6ठे नंबर चैप्टर का, वो क्लास जाकर जरूर देख लीजिएगा। ऐसा प्रश्न मैं तमाम वहां पे कराया था, तो उसी से प्रश्न था। ठीक है, मैं पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करा चुका हूं चैप्टर वाइज, 6ठे नंबर चैप्टर तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है। 24 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद, AP से बउआ टाइप प्रश्न आ गया। 10वां पद मतलब A10 पूछ रहा है, मतलब क्या होता है A + 9D होता है। ठीक, A तो जो इसका पहला पद है 8, 9 तो 9 है, D कॉमन डिफरेंस 10 में से 8 घटाएंगे 2, 12 में से 10 घटाएंगे 2, 8 + 9 दूनी 18, 18 8 26, कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया रहेगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्लियर समझ चुके हैं, 24 नंबर प्रश्न में कोई डाउट नहीं, तो काफी आसान प्रश्न था। आइए ध्यान से देखिएगा प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि समीकरण इतना का एक मूल 2 है तो के का मान। अब देखिए इसका एक मूल 2 है, मतलब मान लीजिए इसके दो मूल हैं अल्फा बीटा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं अल्फा बीटा, तो अल्फा कितना है 2 है, बीटा नहीं मालूम है, लेकिन ये मान पूछ रहा है कि के का मान बताइए। ठीक है, के का मान,
तो आइए पहले बीटा को मालूम करते हैं, तब हम लोग मान निकालेंगे। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, शून्य का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। अल्फा हमारा बहु इसका एक शून्यक है तो 2 है, बीटा नहीं मालूम, सी तो जो यहाँ पे कांस्टेंट है, ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए कुछ है कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे या बीटा बराबर 4/2 यानी 2, तो बीटा भी हमारा मिल गया कितना 2, अल्फा और बीटा दोनों मालूम हो गए। अब आपसे प्रश्न में क्या करा कि के का मान बताइए, तो अल्फा इंटू बीटा का हम लोग यूज कर लिए। एक और छोटा सा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, शून्य का योगफल कितना होता है -b/a। ठीक है, देखिए यही दो फार्मूला का यूज करके ऐसे प्रश्न आसानी से आप बना सकते हैं। अल्फा 2 बीटा मतलब दोनों शून्यक है, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया। माइनस तो माइनस है, बी तो यहाँ पे देखिए एक्स का गुणांक कितना है 2k है, और यहाँ पे ए तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है कुछ नहीं है मतलब 1 है, मैं लिख दे रहा हूं। अब दो दो कितना होंगे 4 बराबर -2k, या के बराबर सर 4 बटा में -2 मतलब -2। कहीं पे दिया है ऑप्शन, बिल्कुल दिया है, यहीं पे दिया था ऑप्शन बी पे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। के का मान क्या हो गया -2। उम्मीद कर रहा हूं ऐसे ही भी प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस तरह इसमें पूरा मतलब कि 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्योंकि नया मॉडल पेपर है तो अब 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। 50 का आपको जवाब देना होता है, 50 छोड़ देना है। लेकिन आज के क्लास को हम लोग यहीं पे 25 पे हम लोग रोकेंगे। किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट दिन डेली सुबह में 6 AM पे क्लास अपडेट होता है, तो कल सुबह में क्लास इसका अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ में आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही शानदार आपका अंक आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।